नमस्कार सर, आपका अमर उजाला स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत। जैसे कि हमारा ये अमर उजाला स्टूडियो है, तो आज मैं थोड़ा-सा बता दूँ सर के बारे में। सर कमांडेंट हैं, एमपी सिंह हैं, जो रैपिड मेट्रो जो चल रही है, उसी की सारी सुरक्षा व्यवस्था सब इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। और मैं थोड़ा-सा इनके बारे में थोड़ा परिचय देना चाह रहा हूँ कि मूल रूप से सर एमपी सिंह साहब जो हैं, बरेली के रहने वाले हैं और वेटनरी पंत पंतनगर से वेटनरी का साइंस से पढ़े हुए हैं। और फिर इज्जत नगर वहाँ एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ से भी इन्होंने एजुकेशन की है। सर ने 1997 में डिप्टी एसपी के पद पे ज्वाइन किया था। उसके बाद 2023 में आईपीएस हुए। बीच में जितनी भी पोस्टिंग हुई, बरेली, सहारनपुर में एसपी रहे। कई जिलों का अनुभव है, वीवीआईपी तमाम सुरक्षा जितनी भी हैं, सब उनकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य निभाया। आज अमर उजाला की स्टूडियो में आए हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू। और उसके लिए हम थोड़ा-सा आज जो रैपिड हमारे यहाँ मेरठ नमो भारत जो चली है, जो मेरठ साउथ से लेकर मोदीपुरम तक है, महत्वपूर्ण तो हम क्योंकि हम मेरठ सिटी से बात कर रहे हैं, तो हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसके क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं, जो अंदर वाला जो सिस्टम है, वो इन्हीं के हाथों में है। जो बाहर है, बाकी तो यूपी पुलिस, बाकी जो थाना फोर्स है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अंदर वाली जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सर की ज़िम्मेदारी है, इन्हीं की फोर्स लगी हुई है। तो सर बहुत-बहुत आपका स्वागत सर। तो थैंक यू। थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए सर कि क्या नमो भारत अपने मेरठ में मोदी जी और योगी जी ने जो नमो भारत का जो बड़ा गिफ्ट दिया है मेरठ को, तो इसमें कैसा आपको महसूस लग रहा है? फिर हालाँकि आपका अनुभव ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा-सा मेरठ के बारे में आप थोड़ा बताइए सर। अगर नमो भारत और मेरठ कॉरिडोर की बात करें तो ये इसका पूरा नाम जैसा हम लोग जान रहे हैं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है। तो गाजियाबाद तक तो पहले ही ऑपरेशनल थी और मेरठ वाला 21 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है अभी ओपन हुआ है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का जॉब है हमारे लिए। इससे पहले यूपी में ना तो मेट्रो थी शहरों में और ना मेट्रो की सुरक्षा यूपी पुलिस करती थी। और ये यूपी पुलिस की ही विंग है, यूपी एसएसएफ। हम लोगों को ये स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, तो एक हमारे रोल में ड्रास्टिक चेंज है। थाना और पुलिस की जो वर्किंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमको लोगों को फैसिलिटेट करना है, ना कि हमें अपराध पे नियंत्रण करना। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास चैलेंज है वो बिहेवियरल वाला इशू आता है कि हमको कैसे लोगों से डील करना है। जैसे सर आप बागपत में भी रहे, सहारनपुर में भी रहे, यहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में आपको थोड़ा-सा पता ही है, क्योंकि मेट्रो उनके लिए थोड़ा-सा एक गिफ्ट तो है ही, बड़ी सौगात है मेरठ के लिए। लेकिन जैसे सुरक्षा व्यवस्था, जैसे महिलाओं का मूवमेंट ज़्यादा रहता है मेट्रो में, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कि आप वहाँ थानों स्तर पे और जनपद स्तर पे जो पुलिसिंग होती है, वो थोड़ा डिफरेंट अलग होती है। अपराध के जो लाइन ऑर्डर है, उसको देखते हुए होती है। ये रैपिड के अंदर का मामला है। तो इसके और उसमें थोड़ा-सा क्या-क्या डिफरेंट रहता है सर? थोड़ा-सा क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि गाजियाबाद तो पहले से ही वो था, तो उसके थोड़े से बारे में सर बताइए। आपने जहाँ तक शुरुआत की इस बेल्ट की, तो बागपत और मेरठ आपने दो जगह क्विट किया क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दोनों के लिए इस ट्रैक से होने वाला है। दे आर लवली पीपल, बहुत ही लविंग लोग हैं इस बेल्ट के। मेरा पुराना इस बेल्ट में सर्विस का भी एक्सपीरियंस है। और जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसमें अगर कि चूंकि ये एक नई है यहाँ के लोगों के लिए, तो पैसेंजर्स के अंदर एक तो एक्लेमेटाइजेशन उनको होना है इस नए माहौल से, और पैसेंजर्स अवेयरनेस की थोड़ा सा कमी है। पैसेंजर्स एजुकेशन की बहुत जरूरत है। उनको ये पता नहीं है कि हम अगर इस स्टेशन से एंटर किए हैं तो अगले जहां तक हमने टिकट लिया उससे पहले निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और कितने समय पहले बुक करें और कितनी देर बाद निकलें। तो इसके अतिरिक्त एक और इशू आता है पैसेंजर्स के साथ में। लोग सेफ्टी मार्जिन का टाइम लेकर नहीं आते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 2 घंटा पहले जाते हैं कि भाई चेक इन होगा बैगेज का और पर्सनल चेक, सिक्योरिटी चेक होगा। इस चीज को भी अगर ध्यान में रखे पब्लिक, तो हम बहुत अच्छे से तो फैसिलिटेट उसके लिए कर सर क्या पाएंगे। कुछ आपकी पुलिस ने कुछ ऐसा वहाँ कोई पोस्टर या उस तरह का कुछ लगाया हुआ है कि थोड़ा लोग जाएँ, पहले उससे पढ़ लें कि भई यहाँ के जो रूल्स हैं, वो हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए सर आप? यहाँ के जो बिजनेस रूल्स हैं
जिसके लिए ऑपरेशनल एजेंसी, जो कि एक जर्मन की कंपनी है जिसको डीबी बोलते हैं, ओके। डीबी के द्वारा ये बिजनेस संभाला जा रहा है। और डीबी ने लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें अलग से उन्होंने एफएक्यूज बनाए हैं और लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं। और हमने भी अपने जवानों के लिए बताया है कि लोग पहली बार आते हैं तो उनको बताइए कि आपको अगर सेम स्टेशन से एग्जिट करना है तो 20 मिनट में एग्जिट कर जाएं। पूरी यात्रा के लिए आप 3 घंटे में बाहर निकल जाएं, 2 घंटे से पहले टिकट बुक ना करें। ऐसी बेसिक चीजें हम भी बताते हैं। एक पार्ट और जिस पर आपने चर्चा की, वुमेन सिक्योरिटी की। जी, जी। वुमेन सिक्योरिटी में क्योंकि रैपिड रेल के लिए इंडिया की सेमी स्पीड ये फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन है और सबसे पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है, तो लोगों में देखने का कौतूहल भी है। और आम जनता के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही मुफीद और सुरक्षित साधन है। जैसे दिल्ली मेट्रो की एक रेपो बनी हुई है, हम उसी लाइन पर और बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रेन्स में ऑलरेडी हमारा सीबीज में स्क्वाड चलता है, जिसमें मेल और फीमेल लोग रहते हैं। और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो उनको हम बाज करते हैं। और जनरल पैसेंजर्स भी जब जाते हैं तो उनकी भी बिहेवियर प्रोफाइलिंग करते हैं, ताकि हमको पहले से पता चल जाए कि कोई ऐसा अनवांटेड एलिमेंट्स तो नहीं है और हमारी महिलाएं, बच्चियां सेफ महसूस कर सकें। और जी, जैसे सर अभी आप बता रहे थे कि डीबी, अभी तक जो हमें पता था कि एनसीईआरटी इसको चला रही है, तो आपने बताया कि एनसीईआरटी ने इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाया और अब ये डीबी उसने इसको हायर कर दिया। तो अब डीबी इसको सब कुछ देख रहे, कुछ उसके भी कुछ नॉर्म्स होंगे सर अलग, बाकी आपके तो है ही सर। उन्होंने भी कुछ अपना पेनल्टी वाला लगाया हुआ है, जैसे सर आपकी इंस्पेक्टर साहब सचिन से बात हो रही थी सर, तो उन्होंने बताया कि जो रूल्स के अलग जो कुछ वो होता तो हम पेनल्टी लगाते हैं। जैसे एक जनप्रतिनिधि का के बारे में, जनप्रतिनिधि के साथ 3 लड़के आ रहे थे, तो उन पर पेनल्टी लगाने की बात हुई। तो पेनल्टी आप लगाते हैं या डीबी लगाती एनसीआरटीसी एक एनसीआर में इस हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट डेवलप करने के लिए पूरी एजेंसी एनसीआरटीसी है। है? ओके। एनसीआरटीसी ने अपने कामों को कई हिस्सों में बांट रखा है। जैसे सिक्योरिटी वाला पार्ट यूपी में हम देख रहे हैं, और दिल्ली में इसी रूट पर 3 स्टेशन सीआईएसएफ के द्वारा देखे जा रहे हैं। ओके। आ, तो इसका जो ऑपरेशनल पार्ट है, जो बिजनेस वाला पार्ट है, वो जर्मन की कंपनी ड्यूश वाहन, ओके। जिसको शॉर्ट में डीबी बोलते हैं, तो डीबी आरआरटीएस इंडिया लिमिटेड ये ऑपरेशनल पार्ट देखती है। और जो इनका मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसको एलस्टॉम एक कंपनी है वो देखती है। तो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स के लिए एनसीआरटीसी ने डिफरेंट डिफरेंट जिम्मेदारियां दी हैं। ओके। नेक्स्ट पार्ट आपका। तो ये हम इसी बात को जानना चाह रहे थे कि जो आप डीवीआर की बात ओ, कर रहे थे। आपने उसकी बात की, हाँ, पेनल्टी की बात। पेनल्टी वाले। पेनल्टी का प्रोविजन चूंकि बिजनेस एक्टिविटी उनके पास है, डीबी के पास, तो पेनल्टी का प्रोविजन जो है डीबी का जो स्टाफ है वही लोग पेनल्टी लागू करते हैं। हमारा काम ये है कि हमारे चैनल में, चैनल मीन्स हमारे स्टेशन में अगर एक बार हमारे सिस्टम में एंटर कर गया जी, जी। तो हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित प्रवेश करे और सुरक्षित उससे बाहर जाए। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ ने ले रखी है। ये हम लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस और एक फक्र की भी बात है। पुलिस सेवा सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है और एक भरोसे की, जनता के भरोसे की एक लंबी कहानी होती है। पुलिस सेवा में लंबे समय से कार्यरत डॉक्टर एमपी सिंह, महेंद्रपाल जी, आईपीएस, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। पुलिस सेवा की जब हम बात करते हैं तो पुलिस सेवा आपके अनुभव से क्या है? पुलिस सेवा मेरे ओपिनियन में दिस इज वेरी मच रियलिस्टिक एंड क्लोज टू द हार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर हम अच्छा माहौल नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे प्रॉस्पर होगा, हमारे लोग कैसे अच्छा महसूस करेंगे।
हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हमारी बेटियां अपने जॉब पर कैसे जाएंगी। मैं तो कहता हूँ ये तो सबसे बड़ा आपका पुण्य का कार्य है कि आपको एक ऐसी सेवा करने का अवसर मिला है कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी ला सकते हैं। खौफ भी पैदा करते हैं कभी कभी। जब चेहरे पे मुस्कान हमको देनी है सब जनता के लिए, तो कुछ लोग जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको उसी तरीके से खौफ डील भी करना जरूरी होगा। है। जी, जैसे कि अभी आपसे गजेंद्र जी की बात हो रही थी, बरेली में आपका बचपन बीता, वेटनरी साइंस आपने पढ़ी और उसके बाद पुलिस सेवा में 1997 में आपने आने का फैसला किया। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? और ये फैसला पुलिस सेवा में आने का किसी की प्रेरणा थी या फिर आपकी मेहनत थी? देखिए, आपने एजुकेशन की बात की, वेटरनरी साइंस की। वेटरनरी साइंस पे अगर हम कुछ बोलें तो एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। हम्म, अनसीन दे सफर, हम्म, अनहर्ड दे डाई, हम्म, इन एगोनी दे लिंजर, इन इन साइलेंस दे डाई। यानी कि जानवरों की उनकी कोई जुबान नहीं होती है, हम्म, उनका दर्द होता है वो किसी को जी, पता नहीं चल पाता जी, है। हम्म, तो जब ऐसी साइंस का मैंने अध्ययन किया है, अब मुझे ऐसे लोगों के बीच में काम करना है जो बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, दर्द भी बता सकते हैं, तो ये तो मेरे लिए एक ये और भी इंटरेस्टिंग है। और भी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। आई कैन सर्व बेटर विद माई दिस एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो शुरुआती करियर की जब हम बात करते हैं तो क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई अनुभव जब आप शुरुआती करियर में हो और कोई बड़ी घटना आपको कोई ऐसी याद हो, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? देखिए, शुरुआती कैरियर में जब हम आते हैं तो हम लोग जो पढ़ के आते हैं वो बुकिश होता है, हम्म, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फील्ड में काम करने से आती है। तो आपकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का जो संगम बनता है, हम्म, उस संगम के बाद आपके टैलेंट में असली निखार आता है। पुलिस सर्विस इज ए कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। आप हम्म, हमेशा कुछ ना कुछ अपने कैरियर में सीखते रहते हैं। आप किसी इंसिडेंट्स की बात करें तो इंसिडेंसेस तो बहुत सारे हैं। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताता हूँ। एक विडो लेडी थी जी, और उसके बेटे का मर्डर कर दिया था गांव के दबंग लोगों ने उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड के भाई वगैरह और लोग नहीं थे। हम्म, और जैसा सुनते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सही से सुनवाई उसकी ना होने के कारण पहले तो उसका मुकदमा बहुत मुश्किल से लिखा गया। हालांकि वर्तमान में बहुत अच्छे से मुकदमा लिखा जा रहा है, तुरंत लिख जाता है। उसको मुकदमा लिखाने में मशक्कत करनी पड़ी, तो मुझे इंटरवीन करना पड़ा। और मुकदमा लिखने के बाद वो केस वर्कआउट नहीं हो रहा था, हम्म, ना डेड बॉडी मिल रही थी, बस केवल मिसिंग 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 में जा रहा था कि इसका आदमी गायब है। आई गॉट ए टिप फ्रॉम समवेयर, हम्म, मुझे कहीं से जानकारी मिली, तो फिर मैंने स्थानीय थाने के लिए शामिल नहीं किया। ओके, मैंने और अपने साथ के 2 थाने लिए और सीधे वहां पे रेड मारने के लिए चला गया। पार्टिकुलर जगह है, वो भी एक घर था। उस घर के आंगन के लिए जब खोदा गया तो फिर वहां से वो डेड बॉडी रिकवर हो गई। डेड बॉडी रिकवर हो गई, मुझे तो ऑलरेडी टिप मिल चुकी थी कि किन लोगों ने किया है, हम्म, और वो लेडी चीख चीख के बता रही थी, पर उसकी स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई थी। नहीं हो पा रही थी। फिर उन लोगों पे रेड मारी, रेड मार के सभी के लिए पकड़ लिया गया। 5 लोगों ने मिल के उसका मर्डर किया हत्या को था। अंजाम दिया। बात मर्डर के वर्कआउट की नहीं है, हम्म, बात ये है कि इस घटना के 15 साल बाद मैं किसी दूसरे मामले में उस जनपद में एविडेंस के लिए गया। तो जब मैं एविडेंस के लिए गया तो कोर्ट में एक लेडी काफी ओल्ड एज की जो है दौड़ती हुई आई और मेरे पैरों के नीचे जो है हम्म, पड़ गई। तो मेरी समझ में नहीं आया कि कौन लेडी है, क्या क्या हुआ है। है? जी, तो हमने पूछा कि आप बताओ आप कौन है और क्या आपको समस्या है। तो फिर काफी उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि आपकी वजह से मुझे न्याय मिला है और मेरे पति के हत्यारों को सजा हो चुकी है, और मेरी जमीन जो लूटने का प्रयास कर रहे थे
वो भी उनका सफल नहीं हुआ। तो इससे मुझे जी। मन में जो संतुष्टि हुई, उसके लिए मैं बयान नहीं कर सकता है यहाँ पे। कि वो खुशी कि मैंने जिस नौकरी को चुना था यस, उसमें मैं सफल अपने आप को देख पा रहा हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। इस नौकरी में आया जी हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अगर हम बात करें 2023 में आप आईपीएस बने, डेप्यूटी एसपी से और आईपीएस तक का जो सफर था उसे आप कैसे देखते हैं और दोनों में आपको किस तरह का अंतर नजर आया? देखिए, आईपीएस में इंडक्शन के बाद आपके पास एक नए तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जी। वो इसलिए कि उससे पहले जब आप काम करते हैं, तब आप अपने बॉस के डायरेक्शन पे और उनके निर्देशों पे काम करते हैं। जी। ऑल्दो आपका इनिशिएटिव होता है, मौके पर आप इनिशिएटिव लेते हैं, और जब आप इंडक्शन होने के बाद किसी यूनिट की इंडिपेंडेंट आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तब उसमें आपको अपने तरीके से करने का जो चैलेंज है, उसका एक अलग मजा है। आप अपने तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए, जवानों के डिसिप्लिन के लिए और जवानों के वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हैं। जब जवान हमारे एफिशिएंट होंगे और जवान वेलफेयर जवानों का होगा, उनको कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी, तो वो सोसाइटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से हम समाज को सेवा दे पाएंगे। तो रोल रिवर्सल यही है कि आपको लीडरशिप मिल जाती है, तो लीडरशिप के साथ नेचुरली आपकी इनबाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। होती हैं, और उनके लिए पूरा करना भी अपने आप में एक चैलेंज है और ह्यूमन एस्पेक्ट है इसमें। तो सर जैसे कि आपने एंटी नक्सल से लेकर साइबर क्राइम और मैन पावर मैनेजमेंट, वीवीआईपी सिक्योरिटी, इन सब की जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है इन सारी जिम्मेदारियों को निभाना? ये बहुत अलग अलग है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन एक ही व्यक्ति जब इनको निभा रहा होता है तो कितना चुनौतीपूर्ण होता देखिए, पुलिस का रोल बहुत डाइवर्स है। आम आदमी तो ये समझता है कि पुलिस का काम केवल हत्यारों को, चोरों को, लुटेरों को और अपराधियों को पकड़ना है और पकड़ के सबूत इकट्ठा करके उनको जेल भेजना है। जी। ऐसा नहीं है। हम्म। पुलिस का ये कोर फंक्शन है जिसकी मैंने चर्चा की। उस कोर फंक्शन के अलावा सोसाइटी में हर तरीके से सुख शांति हो, वो पुलिस का ही पार्ट है। जी। जैसे अगर वीवीआईपी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वीवीआईपी सिक्योरिटी के अपने एक अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग टाइप का उसमें डिप्लॉयमेंट होता है। वहां पर हमें लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, लोगों को सुविधाएं देनी होती है, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि को अधिक से अधिक लोग देख सकें और बहुत सुगमता से वहां प्रवेश कर सकें। एंटी नक्सल एक्टिविटी में हमारी इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कोर लेवल की आपको इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, और एंटी नक्सल एक्टिविटी में साथ ही साथ जहां नक्सली रह रहे हैं, वहां की जनता का, आवाम का कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी होता है। जी। और इलेक्शंस और मैन पावर मैनेजमेंट की जहां बात करें, तो इलेक्शन इज बेसिकली मैन पावर मैनेजमेंट। वो इस तरीके का मैनेजमेंट है कि आपके उस मैनेजमेंट पर कोई उंगली ना उठाने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि ड्यूटी लगाने में ये गड़बड़ी रही, क्योंकि उसमें पूरे स्टेट का और दूसरे स्टेट का फोर्स होता है। वहां फोर्स का फैसिलिटेशन भी देखना है, और इम्पार्शियल एस्पेक्ट कोई सोच भी ना पाए, इस लेवल तक की मैक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जैसा मैंने पहले बोला कि पुलिस सर्विस इज ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, दिस इज द क्रक्स। तो हर रेस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस से हम लोग लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल है, डिफरेंट चैलेंजेस की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आप एंटी नक्सल की अभी आप बात कर रहे थे, तो आप यूपी के भी कई जिलों में सीईओ, एडीएसपी रहे हैं, तो अगर ऐसे देखा जाए तो कितना अंतर आप पाते हैं यहाँ की? जब हम वेस्टर्न यूपी के क्राइम की बात करते हैं तो एक बहुत एक क्रूअल क्राइम अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये खराब होगा कि जिस तरह का नीला ड्रॉप हत्याकांड और लूट, मुठभेड़ और इस तरह की जो क्राइम सब हो रहा है,
तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या पूरे देश की बात करें तो वेस्टर्न यूपी का क्राइम आपको कुछ अलग लगता है? देखिए, इस एंगल में चूंकि इस समय मेरा रोल डायरेक्टली मैं क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर से नहीं डील कर रहा हूँ, बिल्कुल है। तो मेरा इस पे कोई ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। पर मैंने आपने सेवाएं दी हैं, मैं उस एस्पेक्ट उस से मैं सेवाओं में पूछ रही हूँ कि मैंने जो पहले ही अनुभव बोला किया कि आपने। इस बेल्ट की पीपल आर वेरी लविंग हम्म, एंड वेरी कोऑपरेटिव, हम्म, बहुत कोऑपरेटिव है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपने उनके अंदर कैसा माहौल, कैसा कॉन्फिडेंस, कैसा विश्वास आपने जनता में हम्म, अपना बनाया है, जी, उसी प्रकार का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए, अ, हर जगह जहाँ सोसाइटी है वहाँ क्राइम होगा, कहाँ कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं स्लो क्राइम है, कहीं फास्ट क्राइम है। इतना मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे क्राइम बहुत फास्ट है। जितना फास्ट यहाँ पे क्राइम है, हमारी जो पुलिस उतनी जल्दी उसको डिटेक्ट भी करती है। कॉम्पिटेंट है हम्म, पुलिस, पहले की पुलिस में और अब की पुलिस में काफी परिवर्तन आया है, व्यवहार में भी परिवर्तन आया है, और टेक्नोलॉजी से लैस भी आज की पुलिस हो गई। बिल्कुल है। साइबर क्राइम के एसपी के रूप में भी आपने काम किया है। साइबर क्राइम अगर इन दिनों में देखें, वर्तमान में देखें तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अलग अलग तरह का यूनिक क्राइम उसको हम कह सकते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है? साइबर क्राइम में बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, परंतु उतनी ही तेजी से यूपी पुलिस अपने जवानों को टेक्निकल एक्सपर्टीज भी दे रही है, जवानों के लिए साउंड बना रही है। और पर इसमें बहुत जल्दी इनोवेशन होता है। जैसे ही हम एक तरीके का क्राइम जब तक हम उसको कंट्रोल करते हैं, तब तक साइबर क्रिमिनल्स और अपडेट हो जाते हैं। और अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लगा रखे हैं, बिल्कुल है। उनके पास भी ट्रेंड लोग हैं। और साइबर क्राइम चूंकि बंद कमरे से या खुले स्थान से एनोनिमस प्लेस तो नहीं होता है, परंतु ऐसी जगह की सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में वो करते हैं। यहाँ से बैठ के आप क्राइम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड साइबर क्रिमिनल कर सकता है। तो इसके डिटेक्शन में चैलेंजेस है, पर डिटेक्शन इम्पॉसिबल नहीं और है। अब एआई का जैसे अगर हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जैसे काम कर रही है, तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण मुझे लगता है कि अ, हो जाता है। इसमें हमारा डीजीपी यूपी सर की तरफ से सभी लोगों को साइबर दक्ष बनाया जा रहा है। प्रत्येक थाने लेवल पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, हम्म, और साइबर के बेसिक और एडवांस कोर्स पुलिस कर्मियों को कराए गए हैं। ओके। इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर गृह मंत्रालय का अधीन जो कार्य कर रहा है, वो इसमें स्टेट्स को फैसिलिटेट करने में और ट्रेन करने में और एजुकेशन देने में, साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। उससे हम लोग इसको कोप अप कर पा रहे हैं। और आपने कहा इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, दैट इज द अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, हम्म, दैट इज द बेस्ट मीन टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम। हमारे अंदर अवेयरनेस ना आए और हम किसी लोभ और लालच में ना पड़े। अगर मोबाइल की कीमत 20,000 है तो आपको 2,000 में नहीं मिल सकता। अगर 2,000 में आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना उसमें कुछ उसके कुछ पीछे ग्लिच है। गड़बड़ बिल्कुल है। यूपीएसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 5वीं बटालियन को आप मेरठ और सहारनपुर से कमांड कर रहे हैं। ये अनुभव कैसा है? और जब से ये नमो भारत कॉरिडोर जब से शुरू हुआ है, तो किस तरह की चुनौतियां थी एसएसएफ के लिए, और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? यूपीएसएसएफ एक न्यूली क्रिएटेड उत्तर प्रदेश पुलिस की ब्रांच है। इसकी चुनौतियां नॉर्मल पुलिसिंग से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटली जो 5 बटालियन जो यूपीएसएसएफ सहारनपुर के नाम से है, उसका टेम्परेरी ऑफिस हम लोग मेरठ 44 बटालियन पीएसी से रन कर रहे हैं जी। इसकी ड्यूटियां में हिंडन एयरपोर्ट, नोएडा मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल जिस कॉरिडोर की हम लोग बात कर रहे हैं, और सरसावा एयरपोर्ट, ये प्रमुख ड्यूटियां हैं। हमारी ड्यूटियां बिल्कुल नॉर्मल पुलिसिंग से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम
जनता को फैसिलिटेट करना है, पैसेंजर को फैसिलिटेट करना है कि पैसेंजर कितना स्मूथली अपनी चेकिंग और फ्रेस्किंग कराए और पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर भी सुरक्षित रहे और हमारा सिस्टम जो टनल है जिसमें वो ट्रेवल के लिए एंटर कर रहा है उस टनल में सुरक्षित प्रवेश करे और सुरक्षित वहां से निकले। तो दिस इज वेरी डिफरेंट जॉब। और चैलेंज की बात करें तो चैलेंज में तो हम सब लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट पर तो कुछ हद तक हम लोग मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि वहां पे तलाशी होगी, सामान की भी होगी और व्यक्ति की भी तलाशी होगी। पर यहाँ पे मेट्रो में ना तो हम उसका सेफ्टी मार्जिन लेके जाते हैं ट्रेवल करते समय और ना ही इस एटीट्यूड से जाते हैं कि हमारी तलाशी की जाएगी। इसमें प्रोहिबिटेड आइटम है जो कि जनता की और सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, तो उन सब के लिए भी हमें चेक करना पड़ता है। हमारे जवान जो इसमें लगे हुए हैं दे आर बेसिकली टेकन फ्रॉम थाना पुलिस। कल तक जो थानों में काम करते थे वो आज यहाँ एसएसएफ में काम कर रहे हैं, तो उनका एक बिहेवियर जो वहां वर्किंग का था और यहाँ पे बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट टाइप के जॉब की डिमांड है, तो उस बिहेवियर में हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि तो हम किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो आप जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, उनमें क्या क्या चीजें मेन होती हैं? जो हम यूपीएसएसएफ के जवानों को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इनका 3 महीने का बेसिक इंडक्शन कोर्स कराते हैं, यूपीएसएसएफ का कोर्स। इसके बाद इनका स्पेशलाइज्ड कोर्स कराते हैं ड्यूटी के अनुसार। जैसे कि जिनको हिंडन एयरपोर्ट पर लगाना है तो उनको एविएशन सिक्योरिटी का कोर्स कराते हैं और जिनके लिए मेट्रो में लगाना है तो उनके लिए मेट्रो का इंडक्शन कोर्स कराते हैं और इसके बाद इनके स्पेशलाइज्ड कोर्स कराते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्स के रूप में हम लोगों ने अपने जवानों के बीच से ही हमारे जो अच्छे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हमारे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स हैं और ट्रेनिंग में अच्छी परफॉर्म दिए हैं, उनसे हम इन हाउस ट्रेनिंग भी कराते हैं। प्रत्येक विंग पर इन हाउस ट्रेनिंग कराते हैं। जो ट्रेनिंग लेके आए हैं उनमें जो अच्छे हैं वो हमारे जवानों को ट्रेन करेंगे। तो अगर जैसे इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स की हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मौके पर भी कराते हैं, उसको हम लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छा पहलू जो मुझे लगता है कि जवानों को इसमें दक्ष होना चाहिए वो है सॉफ्ट स्किल बिहेवियर की ट्रेनिंग। तो जनता से कैसे मधुर व्यवहार, कैसे उनसे संवाद रखें कि आदमी खुशी खुशी अपनी चेकिंग करा ले और सामान की भी करा ले, तो उनको सॉफ्ट स्किल में भी हम ट्रेन कर रहे हैं। यूपी पुलिस तो वैसे भी अगर देखें तो पुराने समय से एक तरह से बदनाम रही है कि बहुत गंदा बिहेव करते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि नई पुलिस जो आ रही है धीरे धीरे करके वो बिहेवियरली बहुत चेंजेस उसमें दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये यही मेहनत है उसके पीछे की। और जब हम दिस इज द न्यू फेस ऑफ पुलिसिंग, यूपी पुलिस जी, ये एक नया चेहरा है जो यूपी एसएसएफ जो है अपनी ड्यूटी के माध्यम से जनता के बीच में प्रेजेंट करने जा रही है कि हाउ सिक्योरली वी कैन, हाउ सेफली सिक्योरली, और किस तरीके से हम आपको फैसिलिटेट करें, अच्छा माहौल दें आपकी यात्रा के लिए। तो हम एक नया अध्याय रचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम नमो भारत कॉरिडोर की बात करते हैं, रैपिड की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने सिर्फ शहर को रफ्तार ही नहीं दी है बल्कि सुरक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयां भी दी हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो एसएसएफ के अधिकार क्षेत्र में स्टेशन के कितने एरियाज आता है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि हमारे सिस्टम में आदमी जहां से एंटर कर रहा है, जहां से हमारे सिस्टम में आदमी एंटर कर रहा है और जहां से एग्जिट कर रहा है, यानी कि हमारा जो मेट्रो सिक्योरिटी या पेड एरिया वाली सिक्योरिटी है, उससे पेड एरिया वाला पार्ट जहां से हमारे सिस्टम में आ गया, उस पार्ट के लिए एसएसएफ देखती है। और इसमें सपोर्ट के लिए अगर मान लीजिए प्रेमिसेस के गेट पर या पार्किंग एरिया में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम जनपदीय पुलिस का सहयोग लेते हैं। जिन जिन जनपदों से हमारा ट्रैक गुजर रहा है वहाँ जनपदों के डीसीपी और स्थानीय पुलिस हमको पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।
बिल्कुल। जब हम मेट्रो में, रैपिड में यात्रा करते हैं, तो जितनी बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं, उनको शायद ये अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी सुरक्षा के पीछे इतना बड़ा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो कहीं न कहीं पे महिलाओं की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे छेड़छाड़ जैसे मामले हो गए। हालाँकि सीसीटीवी से लैस है, सारी जो आधुनिक सुविधाएँ हैं उनसे ये लैस है, फिर भी कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ असामाजिक तत्व का हर जगह पहुँच जाते हैं, कहीं न कहीं पे परेशानियाँ आती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में कुछ होती है, तो आपकी जो टीम है, आपके जो जवान हैं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं? देखिए, जहाँ तक वीमेन सेफ्टी वाली बात है, तो वीमेन सेफ्टी के लिए वी हैव डेडिकेटेड स्पेशल टीम्स जो हमने सिविल्स में लगाई हुई हैं। वो प्रत्येक कोच में और स्टेशन प्रेमिसेस में लगातार राउंड करती रहती हैं और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर वाच करती हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म में हम क्यूआरटी भी चलाते हैं। उनके सपोर्ट के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम्स हमारी बनी हुई है, जो कि तुरंत जहाँ फोर्स की जरूरत पड़ती है वहाँ पे पहुँचती हैं। और इसमें हम डीबी के साथ और एनसीआरटीसी के जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, सब लोग मिल के एक सिक्योर माहौल पुरुष को और महिलाओं को ऑल पैसेंजर्स के लिए देने का पूरा कोशिश की जा रही है। जी। सर, यहाँ पे मेरा एक और सवाल ये भी है कि जैसे रैपिड कॉरिडोर की, नमो भारत कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली मेट्रो, रैपिड और मेट्रो दोनों में काफ़ी अंतर है, स्पीड में भी। और अगर वेस्टर्न यूपी की जनता की बात करूँ, तो अभी नया-नया कुछ लोगों ने चलना शुरू किया है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेके डर है। जैसे अभी लगातार खबरों में हम देते आए हैं कि इस तरह की जो नमो भारत के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि ये सारी चीज़ें आप नमो भारत के और मेट्रो के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो आप मोटा-मोटा हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि क्या-क्या ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए, कि आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते? देखिए, स्पीड में भी अंतर है और फैसिलिटेशन में भी अंतर बिल्कुल है। है, बिल्कुल है। आपके क्वेश्चन पे मैं जा रहा जी, हूँ। जी। और प्रोहिबिटेड आइटम्स वही हैं जो दिल्ली मेट्रो में लागू होते हैं। उसमें एक मेजर चेंज ये है कि यहाँ पे लिक्वर अलाउड नहीं है। दिल्ली मेट्रो में आप लिक्वर की 2 सील्ड बोतल ले जा सकते हैं, जो कि नमो भारत कॉरिडोर में अलाउड नहीं है। जी। तो पैसेंजर्स के लिए सबसे ज्यादा तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा एक सीमलेस ट्रैक है। आदमी आता है, इंटरचेंज करता है सराय काले खां पर, वहां तक पता चला कि वो डीएमआरसी से लेके आ रहा है 2 बोतल, और यहाँ पर आके उसको रोक दिया जाता है। तो मेजर ये है कि अगर आप लोग नमो भारत कॉरिडोर से यूपी में जा रहे हैं, इसमें यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें लिक्वर पीकर चलना और लिक्वर लेकर चलना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा प्रोहिबिटेड आइटम्स की एक कैटेगरी है, जैसे आप कोई वेपन लेकर नहीं जा सकते हैं, आप कोई नुकीला ऑब्जेक्ट लेके नहीं जा सकते हैं, आप कोई विस्फोटक सामग्री लेके नहीं जा सकते हैं, पटाखे लेके नहीं जा सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ लेके नहीं जा सकते हैं, या आप कोई ऐसा आइटम लेके नहीं जा सकते हैं जिससे आपके बगल में बैठे पैसेंजर्स के लिए उसके मन में कोई घृणा का भाव आए। जैसे कि ब्लड हुआ या ऑर्गन्स हुए, ओपन मीट हुआ, उसके लिए आप थैली में हाथ में जी। पकड़ के ले जा रहे हैं, तो इस टाइप की चीजें नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीस लगे हुए मैले कुचैले कपड़ों में बैठे हैं, वो भी नहीं ले जा सकते हैं। टूल्स में पता चला आप स्क्रू ड्राइवर लेके जा रहे हैं, तो उसके साथ कंडीशंस लागू होती है टूल्स ले जाने पर। तो ये मेजर आइटम है, और कोई और स्पेसिफिक अगर किसी के बारे में क्वेरी हो तो आप पूछे। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस पे बात करूंगी, क्योंकि जैसे मैं ब्लड की चाकू का बारी में। बता देता हूँ कि जी, जी, चाकू जी। आप ले जा सकते हैं, पर चाकू का पर्पस देखना होगा हमारे लिए। अगर वो सब्जी काटने वाला चाकू है और उसका ब्लेड हम्म 4 इंच या 10 सेंटीमीटर से कम है, सब्जी फल काटने वाला अलग दिखता है, और किसी दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल होने वाले का शेप अलग होता है। हम्म। तो उस प्रकार से डिफरेंस है ये। यहाँ पे सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी दिल्ली मेट्रो का। मेरे पास एक मोस्ट ऑफ जब मैं ट्रेवल करती हूँ, तो एक छोटा सा चाकू टाइप जो होता है कि फ्रूट वगैरह काटने के लिए, वो बैग में पड़ा हुआ था, हैंड बैग में। तो मुझे रोक लिया गया कि आपके इसमें कुछ नुकीली चीज है। तो मुझे पता था कि उसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैंने उनको निकाल के वो दे दिया। तो मैं कहा मैं इस पे फ्रूट्स वगैरह काट लेती हूँ। तो उन्होंने सीधा मुझे बोला किसी की गर्दन काट दो, तो
तो ऑब्वियसली कि हम लोग कई बार अभी कल ही की बात है, मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी, मोदीपुरम तक जा रही थी। तो वहां मेरे बैग में कुछ कीज पड़ी हुई थी, तो वो उनको शायद नुकीली लगी होंगी, तो उन्होंने फिर बैग चेक किया एंड देन उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने जाने दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोग को भी कई बार एक कोऑपरेटिव बिहेवियर करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो या तो कोऑपरेट करें, और कोशिश करें कि अगर आपको पता है कि नुकीली चीज आपको कुछ नहीं ले जानी है तो उनको अवॉइड करें। List of prohibited items is not for prohibition. It is for the security and safety of the passengers. बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजीज की, जैसे एआई फेस रिकॉग्निशन की हम बात करते हैं, तो किस किस तरह की टेक्नोलॉजी आपकी टीम जो है वो यूज कर रही है? देखिए, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जो कैमरे हैं, उन कैमरों का हमारे लिए एनसीआरटीसी ने इंस्टॉल करके दिया है, और हमारा जो कंट्रोल सेंटर बना है, उस कंट्रोल सेंटर से हम पैसेंजर्स का जी। पूरा मूवमेंट, ट्रेन के बाहर का हम पूरा मूवमेंट देख सकते हैं। वहां पर हमारी फोर्स रहती है, हमारे ऑफिसर वहां पे वॉच करते हैं, जो पैसेंजर्स को भी वॉच करते हैं, उनके बिहेवियर की प्रोफाइलिंग करते हैं वहां से, और जो हमारे ड्यूटी पर जवान हैं, उन जवानों को भी बताते हैं कि कहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, किस स्टेशन पर प्रेशर बना हुआ है। तो हम लोग लाइव इसको देखते हैं और अकॉर्डिंगली अपने जवानों के लिए गाइड करते हैं, ताकि हमारे ऑफिसर्स अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल। तो क्या अभी तक जब से ये मेट्रो का रैपिड का संचालन शुरू हुआ है, कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण दिन आपको याद है कि किसी दिन लगा हो कि आज कुछ ज्यादा हो रहा है या कुछ चुनौतीपूर्ण लगा हो अभी तक? सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दिन तो वो था जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस चौथे फेज का उद्घाटन किया। उस उद्घाटन के बाद लोगों में जो देखने का जोश था, मेट्रो ट्रेन में, नमो भारत में जो ट्रेवल करने का जोश था, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक उसी दिन ऑपरेट हो गई थी 22 फरवरी के लिए। वो बहुत चैलेंजिंग डे था हमारे लिए। और आप यकीन कीजिए कि बेगम पुल नमो भारत स्टेशन की राइडरशिप 4 घंटे में हम्म। आनंद विहार के बराबर थी, जो कि सुबह 6 बजे से चल रहा है। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग डे था। इसके लिए हमने स्पेशल बंदोबस्त स्टेशन पे किए थे, ताकि लोगों को देखने में किसी को निराशा भी ना हो और हम उनको एक सुरक्षा का माहौल दे सकें। जी। तो अगर ओवरऑल एसएसएफ की जब से शुरुआत हुई तब से अभी तक कोई ऐसी घटना जो आपको याद रही हो, या एसएसएफ का ऐसा कोई टास्क कि कोई घटना होने से पहले उसको रोक दिया गया? ड्यूटी पर हमारे अधिकारी और हमारे जवान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम लोगों ने इस दौरान ड्रोन से इलीगल फोटोग्राफी करते हुए भी पकड़ा है लोगों के लिए, और उनके लिए कंट्री मेड पिस्टल के साथ भी पकड़ा है। टैक्स चोरी करते हुए चांदी की ईंट भी पकड़ी है। इसके अलावा जो जिस तरीके से हम डायरेक्ट जनता की मदद कर सकते हैं, जैसे कि कोई मेंटली हैंडीकैप्ड कोई अपने घर से खो गया है, या कोई बच्चा या कोई लेडी अपने घर से खो गई है, किसी का सामान वैल्यूएबल आइटम खो गया है, लैपटॉप खो जाता है, लोगों का कैश रह जाता है उनके बैग में। ये सब चीजें हमारे जवान इसको मॉनिटर करते हैं और ऐसे लोगों को खोज के उनके घर तक पहुंचाते हैं, और खोए हुए व्यक्ति को घर तक पहुंचाते हैं। और जिसका बैग खोया है, लैपटॉप खोया है, कैश खोया है, घर की चाबियां खोई हैं, उस यात्री को खोज कर उसका सामान वापस किया। हम्म, बिल्कुल। तो अभी अगर मैं बात करूं कि भविष्य की पुलिसिंग की जब हम बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी आधारित जो पुलिसिंग है वो ज्यादा सफल होने वाली है, या जो पारंपरिक तौर पे हम एक पुलिस को देखते आए हैं वो कहीं ना कहीं पे आपको ज्यादा उसको डोमिनेट करते हुए दिखती है? देखिए, दोनों का रोल है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में परंपरागत क्राइम, जो पहले डकैतियां हुआ करती थी, उनका ग्राफ गिरा है। और अगर किसी को आपको नुकसान पहुंचाना है, तो वो लूट क्यों करेगा ओपनली जाके, वो साइबर फ्रॉड की ओर जाएगा। तो टेक्नोलॉजी क्राइम के नेचर में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्राइम हो रहे हैं, तो हमारी पुलिस भी उसी तरह टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है। और
भविष्य की आप बात कर रहे हैं तो भविष्य में जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादा रहेगा, परंतु जो हमारी परंपरागत पुलिसिंग है, पुराना जो बीट सिस्टम है, पुराना जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, वो हमेशा कायम रहेगी। तो हमको दोनों के ब्लेंड के साथ मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो नए बच्चे पुलिसिंग में आना चाहते हैं, पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, बहुत आकर्षण है भी, वर्दी सबको चाहिए और उसके लिए मेहनत भी बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। तो नए बच्चे जो पुलिस में आना चाहते हैं, उनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए और उनको आप एज़ अ आईपीएस और जिस तरीके से अब आप सेवाएं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या संदेश उन तक पहुंचना चाहिए? नया अवाम जो पुलिस सेवा को ज्वाइन करना चाहता है, मेरा उनके लिए ये सीख और मैं उनसे ये चाहता हूँ कि जब आए तो एक, इसका नाम ही पुलिस सर्विस है, तो सेवा का भाव लेकर आए, सेवा का भाव लेकर आए और ये मान के ना आए कि जैसी पुलिस उन्होंने फिल्मों में या पुराने जमाने में देखी थी, पुलिसिंग अब वैसी नहीं रह गई है। पुलिस अब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई है। तो सेवा का भाव लेके पुलिस को ज्वाइन करें तो इससे अच्छी कोई सेवा नहीं। बिल्कुल। एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण भी है और जो हम अपने आस-पास अभी देखते भी हैं। आप अपने जवानों के वेलफेयर के लिए किस तरह से काम करते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पुलिस में बहुत सारा जैसे सुसाइडल केस हो गए, मेंटल पीस की जब हम बात करते हैं, किसी ने खुद को गोली मार ली या छोटा-छोटा स्ट्रेस भी पुलिस के जो जवान हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आप उस दिशा में भी कुछ किसी तरह से कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम जवानों के लिए स्ट्रेस फ्री रहें। पहली बात तो मैं ऐसा माहौल देने का प्रयास करता हूँ ताकि हमारी यूनिट में जवानों को किसी प्रकार का स्ट्रेस हो ही ना। इसके अतिरिक्त उनकी हम रेगुलर बेसिस पे उनके लिए मेडिटेशन के वर्कशॉप कराते हैं, हेल्थ के कैंप लगवाते हैं उनके लिए, और अलग से जैसे कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए प्रमोट करते हैं। उस प्रमोशन के साथ साथ हमने कुछ साइकियाट्रिस्ट लोगों से भी संपर्क किया है। तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हमारे जवानों को यूनिट यूनिट पे जाके उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे ड्यूटी दे, वो आदमी, हमारा जवान स्वेच्छा से आया है यहाँ पर। सिविल पुलिस से एसएसएफ में वो स्वेच्छा से आया है। अगर वो स्वेच्छा से आया है तो उसके अंदर कोई नेगेटिव बात हम नहीं मानते कि अगर आदमी स्वेच्छा से आया तो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अच्छे से परफॉर्म कर भी रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बढ़िया से बढ़िया माहौल दें और हर प्रकार का उनको बेसिक फैसिलिटीज के अलावा जो मैंने अभी चर्चा की, ऐसा भी उनके लिए एक फोरम दें जहां पर वो अपनी समस्या को बता सकें। इसके अलावा हमारे जो यूनिट इंचार्जेज हैं, यूनिट इंचार्जेज लगातार जवानों से फीडबैक लेते रहते हैं। हमने एक विंग बनाई है, स्पेशल विंग बनाई है। हमारे स्पेशल विंग में जो जवान हर विंग में लगे हुए हैं, उनका काम ही यही है कि प्रत्येक जवान की स्टडी करें, प्रोफाइलिंग करें कि किसी को किसी प्रकार का कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस तो नहीं है जो कि बाद में चल के कहीं किसी बैड न्यूज का कारण बने। तो ये हम जवानों पे अपनी सर्विलेंस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो है उनके वेलफेयर एक्टिविटी को डिजाइन करते हैं। ओके। पूरे एसएसएफ की अगर बात करें तो कितने महिला और पुरुष जवान अभी आपके पूरे एसएसएफ टीम में शामिल हैं? मेरी टीम में इस समय 1700 जवान हैं। 1700 जवानों में 250 महिलाएं मेरे पास हैं, जो मिलकर हम लोग हिंडन और सत्तावा एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट जिसमें ऑपरेशनल है, जी। और नमो भारत जिस कॉरिडोर पे हमने मुख्यतः बात की है, और नोएडा मेट्रो, इसके लिए सुरक्षा जो है हमारे सारे जवान मिलकर कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि जैसे एसएसएफ के डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे राज्यों के लिए एसएसएफ किस तरीके से एक उदाहरण साबित होगी, एक मॉडल साबित होगी? आपको क्या लगता है? यूपी एसएसएफ के डेवलपमेंट की जो आपने बात कही, तो यूपी एसएसएफ जैसी फोर्स जो है अन्य राज्यों ने भी गठन किया है, और हर फोर्स चाहती है कि हमारा नाम ज्यादा हो। उसी प्रकार से
हम भी प्रयास कर रहे हैं अपनी फोर्स के लिए नंबर 1 लाने के लिए। और सीआईएसएफ जिनको 50 साल का अनुभव है, पिछले 50 साल का इस फील्ड में, उनकी तर्ज पर उस लेवल पर हमारे जवानों को लाने का पूरा प्रयास जारी है। और हमारे जवान सीआईएसएफ के लेवल को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट सीआईएसएफ हमारा मेंटोर भी है, हम लोग ट्रेन भी उन्हीं से होते हैं जी और उनके लेवल तक काम करने का जज्बा हमारे जवानों में है और हम उस लेवल तक अच्छे से परफॉर्मेंस देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये आपने जाना कि कैसे एक सफल अधिकारी सिर्फ पद और जिम्मेदारियों का नहीं होता, बल्कि अनुभव, चुनौतियों और सीख से भरा एक करियर होता है। डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जिसमें बदलती तकनीक, बढ़ती चुनौतियों और जनता के भरोसे को कैसे हम जीत कर विकास की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला। थैंक यू, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।